बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के पेपर 1 के बारे में, जो कि बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं हेतु तो बड़ा ही लाभदायक होगा। और बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे और बहुत ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि वीडियो एक प्रकार से और भी मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास किया जा सके। और निश्चित तौर पर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है या आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आसानी से आपको तमाम सारी चीज़ें पता होंगी और बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक, बार बार यही चीज़ बोलना उचित ना होगा। आइए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए। बीए सेकंड ईयर यानी कि बीए द्वितीय वर्ष पेपर 1, जिसका नाम क्या है, आधुनिक हिंदी काव्य। अब चाहे आप बीए सेमेस्टर वाइज है परीक्षा आपकी, चाहे तृतीय सेमेस्टर में या चतुर्थ सेमेस्टर में। आधुनिक वैसे तृतीय सेमेस्टर में हो सकता है, चतुर्थ में आपका आधुनिक हिंदी साहित्य पढ़ना पड़े, तो आप देखिएगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वहीं बीए द्वितीय वर्ष के पेपर 1 में तो आधुनिक हिंदी काव्य भी है ही, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मॉडल पेपर को हल करवाने का प्रयास रहेगा। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षा में आने की संभावना उनकी बहुत अधिक है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको जो है क्लास दे दी जाए। ये रिवीजन क्लास है, इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए, द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य मॉडल पेपर 2022 और आगे के सत्र के लिए है। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और आंसर इसमें बताए जाएंगे, यानी कि प्रश्न उत्तर। अब पेपर आपका कुछ हमने जो कैटेगराइजेशन किया है, 3 खंडों में बांटा है आपके प्रश्न पत्र को। पेपर 1 अर्थात मतलब कि जो पेपर 1 है या फिर जो भी पेपर होगा आपका, वो खंड आ, बा और सा 3 खंडों में बटा हुआ होगा। अब किसी किसी विश्वविद्यालय में 2 खंड में बटा हुआ होता है और अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछा जाएगा वो एक ही पूछा जाएगा या लगभग समान ही पूछे जाएंगे। लेकिन जो मॉडल होगा प्रश्न का, मतलब कि कैसे कैसे प्रश्न, कितने प्रश्न कहाँ से करने हैं और कितने किसमें अति लघु उत्तरीय में आने हैं, कितने लघु उत्तरीय में, कितने दीर्घ उत्तरीय में, ये यूनिवर्सिटी का अपना मैटर होता है, वो अपने हिसाब से करती हैं। तो अब मुझे पढ़ाना चूंकि सभी विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं को है, इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसा मॉडल पेपर चूज किया हूँ जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। जैसे इसमें मैं 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर डिस्कस करूँगा। 10 क्या लगभग 6 प्रश्न होंगे आपके लघु उत्तरीय टाइप के, और 4 आपके आते हैं कौन से, व्याख्या वाले। ठीक, 4 आपके व्याख्या वाले थे, जिनमें से 2 ही आपको करने होते हैं। तो व्याख्या हालांकि इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पर वही चीज़ों मतलब प्रश्न उत्तर ही डिस्कस करूंगा। व्याख्या किसी दिन मैं समझा दूंगा आपको। ठीक, तो ये होगा। और वहीं पर यहाँ पर 5 जो होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हमने इसमें रखे हैं। तो ये अगर आपने इतना तैयार कर लिया, निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे परीक्षा में और प्रश्न यही आने की संभावना रहेगी। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाए भाई। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, अति लघु उत्तरीय का 10 प्रश्न दिए जाएंगे, 10 के 10 आपको करने होंगे। प्रश्न आपका है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि सरस्वती में, सरस्वती कौन है, पात्रिका है एक, किसने संपादित किया था, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पात्रिका का संपादन प्रारंभ किया। और यहीं से बात की जाए तो यहीं से क्या होता है, द्विवेदी युग की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरस्वती में गुप्त जी की कविता प्रथमतः कब और किस शीर्षक से प्रकाशित हुई। गुप्त कौन है भाई, मैथिली शरण गुप्ता जी, द्विवेदी युग के बहुत अच्छे उन नायकों में से एक हैं। द्विवेदी युग की रचनाओं की बात की जाए तो द्विवेदी युग के काव्य को जीवन की जय का काव्य कहा है डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी ने, और सही ही कहा है, चूँकि ये जीवन का जय ही का काव्य ही है। तो इसी श्रृंखला में ये द्विवेदी जी जो हैं, द्विवेदी जी और ये मैथिली शरण गुप्ता जी, ये दोनों खास करके मित्र रहे हैं। और द्विवेदी जी के कहने पर, खास करके द्विवेदी युग में आप देखेंगे जो वंचित वर्ग था, वंचित कहने का मतलब कि जिन पर काव्य या फिर कवियों की निगाहें नहीं जाती थी, जैसे कि उर्मिला, उर्मिला को पात्र यहाँ पर जो है, मतलब उर्मिला को ज़्यादा सही तरीके से नहीं दिखाया गया। आप हर एक जो है रचनाओं में देखेंगे, चाहे नाटकों में देखेंगे, या अलग अलग प्रकार से। लेकिन गुप्त जी ने उर्मिला पर लिखा, गुप्त जी ने कैकेयी पर लिखा। इसी प्रकार से जो भी चीज़ें मतलब कि आप देखेंगे कि जो भी दबे हुए पात्र रहे थे उस समय के,
उनको उजागर करने का प्रयास द्विवेदियों में खास करके होता रहा। अब उसी में हम बात कर लेते हैं कविवर मैथिली शरण गुप्ता जी। राष्ट्र उपाधि इनको मिली है, राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है कविवर मैथिली शरण गुप्ता जी को। ठीक, इनका जन्म होता है, अगस्त का महीना था 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्ता जी का जन्म होता है। एक गांव है चिरगांव जिसका नाम है, और ये चिरगांव जो पड़ता है झांसी जिले में पड़ता है, और झांसी आपका उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था अगस्त के महीने में 1886 ईस्वी को। किसका? कविवर मैथिली शरण गुप्ता जी का। और शुरुआत में बात की जाए, ये ब्रजभाषा में आप देखेंगे तो ये जो है काव्य सर्जना क्या करते थे, ब्रजभाषा में रसकेंद्र नाम से काव्य सर्जना क्या करते थे। तो ऐसे प्रश्न मतलब कि अगर गुप्त जी से प्रश्न कोई भी पूछा जाएगा तो ये सब जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट होंगी कहीं ना कहीं पे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग बस सुनते जाइए मुझको, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आप लोग कंठस्थ करते जाइए। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। रिवीजन क्लास के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ ये क्लास, ओके। तो यही है। अब प्रश्न आपका है कि सरस्वती पात्रिका में गुप्त जी की कविता प्रथमतः कब और किस शीर्षक से प्रकाशित हुई। तो सबसे पहले बात की जाए, गुप्त जी की जो कविता है वो हेमंत शीर्षक से, किससे, कौन सा शीर्षक है, किस शीर्षक पूछा गया, तो आप लिखेंगे हेमंत शीर्षक से। कब प्रथमतः कब प्रकाशित हुई, तो बात है 1905 ईस्वी की। 1905 ईस्वी की, चूँकि 1903 ईस्वी में सरस्वती का संपादन प्रारंभ करते हैं कौन, कविवर जो है आपके, कविवर बोल रहा हूँ, अरे वो उनका क्या नाम है, अरे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उन्हीं के नाम पर द्विवेदी की शुरुआत होती है। द्विवेदी युग की आपको पता है ना समय सीमा कितनी है, 1903 ईस्वी से बहुत सारे विद्वान मानते हैं। और चूंकि क्यों मानते हैं, चूंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी यहीं से प्रारंभ करते हैं। लेकिन कुछ विद्वान 1901 से मानते हैं 1920 तक, ओके। कुछ विद्वान 1918 तक मानते हैं 1903 से, फिर वहाँ से जो है छायावाद का शुरुआत मानते हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों में मतभेद है हालांकि। चलिए, तो यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात की जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संपादन कर रहे थे सरस्वती का। उसी समय बात है 1905 ईस्वी की। 1905 ईस्वी से गुप्त जी पहुँचे उनके यहाँ पर, कहा भैया मेरी एक कविता जो है इसको प्रकाशन में लाओ। तो इनकी कविता जो है सबसे पहले हेमंत शीर्षक से प्रकाशित हुई 1905 ईस्वी में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। किस पत्रिका से? सरस्वती पत्रिका के। उस समय सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ओके। क्लियर हो गई। अच्छा, और गुप्ता जी जो थे वो एक प्रकार से जेल में भी रहे हैं। और जब ये जेल में रहे हैं तो इनके पूछा था कि जब गुप्ता जी जेल में थे तो इनकी कौन कौन सी कृतियाँ इन्होंने जेल में लिखी। तो इनकी 2 कृतियाँ खासकर जेल में जो है जानी जाती हैं कि जेल में लिखी गई हैं। एक है अजित और एक है कुणाल गीत। तो कुणाल गीत और अजित ये 2 रचनाएं जेल की कृतियाँ हैं गुप्ता जी की, ओके, जब ये जेल में थे। क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। और भी तमाम सारी चीज़ें इनके बारे में पूछा सकता है, तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में। अच्छा, और जो आपके पाठ्यक्रम में गुप्ता जी की कविताएं संकलित होंगी, जो आपके पाठ्यक्रम में, फिर से सुन लीजिए, जो आपके पाठ्यक्रम में गुप्ता जी की रचनाएं संकलित होंगी उनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी रचनाएं, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित गुप्ता जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, या आपके पाठ्यक्रम में संकलित गुप्त की किन्हीं 5 रचनाओं के बारे में बताइए, किसी 5 रचनाओं के नाम लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, ओके। तो पढ़ लीजिएगा भाई। आगे समझते हैं। पहला प्रश्न हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा नंबर है कि किस साहित्यकार ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसने कहा था भैया? छायावाद क्या है? बात है आधुनिक हिंदी साहित्य की, आधुनिक हिंदी कविता को कई भागों में बांटा लोगों ने। अब उसमें बात की जाए तो आप देखेंगे सबसे पहला भारतेंदु युग की शुरुआत होती है 1850 से। अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से मानते हैं। कुछ विद्वान 1843 से मानते हैं, कुछ विद्वान 1850 से, कुछ विद्वान मानते हैं 1857 से। 1843 रामचंद्र शुक्ला जी शायद मानते हैं। और बात की जाए 1850 की, तो 1850 में चूँकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था, तो यहाँ से कुछ विद्वान मानते हैं कि भारतेंदु युग की शुरुआत हो जाती है, यानी आधुनिक काल की। और कुछ विद्वान जो है मानते हैं कि 1857 ईस्वी से प्रारंभ होता है। चूँकि 1857 ईस्वी में क्रांति हुई थी, और चूँकि क्रांति समाज में हुई थी, और समाज जो होता है साहित्य का दर्पण होता है, तो इसीलिए समाज में जब परिवर्तन होगा तो साहित्य में भी परिवर्तन होगा। इसीलिए यहाँ पर युग परिवर्तन का श्रेय जो है 1857 को भी दिया जाता है। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। हालांकि चलिए,
यहाँ पर बात की जाए तो पहला युग होता है आपका भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की समय सीमा जो रही 1850 से, आप जनरली लिखेंगे कितना, 1850 से 1900 ईस्वी तक चलता है आपका भारतेंदु युग। ये सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पूछ सकता है। और दूसरी बात है जो है द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग की बात की जाए तो द्विवेदी युग में आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो हमने आपको बता ही दी थी। तो 1901 आप मान लीजिए, चूँकि 1900 अगर हम यहाँ पर जो है 1900 में छोड़ेंगे तो 1901 से 1920 तक का जो समय काल है वो मान सकते हैं हम किसका, वो मान सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों आप जो है द्विवेदी युग का। और वहीं बात की जाए द्विवेदी युग में जैसे कि बड़े सारे कवि हुए हैं, जैसे कि उसमें जो है गिरधर शर्मा जी हैं, बड़े फेमस हैं, जिनको उप नाम है नवरत्न, उनके नाम से आना आता है। यहीं रामचरित उपाध्याय जी इसी में आते हैं, मैथिली शरण गुप्ता जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सब तो आते ही आते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। भारतेंदु युग तो भारतेंदु जी के नाम पर ही पड़ गया। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, आगे हम समझते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है आपका? अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको, मैं आपको बता रहा था कि हाँ 1920 तक का आपका समाप्त होगा। उसके बाद में यहीं से खेल शुरू होता है आपका 1921 से। 1921, कुछ तो 1918 ही बता देते हैं कुछ विद्वान 1921 बताते हैं, कुछ 1920। तो 1921 ईस्वी से अगर हम माने कि, या 1920 से प्रारंभ होता है एक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोल सकते हैं, दूसरा स्वर्ण युग छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग बोला जाता है इसको, छायावाद को। और छायावाद में 4 महान नायक हुए हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक दुर्गा जी हैं महादेवी वर्मा जी, उनको दुर्गा की उपाधि दी गई है। पंत जी को जो है क्या कहा गया भाई, तो पंत जी को विष्णु कहा गया, और उनको निराला जी को शंकर कहा गया। और वहीं प्रसाद जी की बात की जाए तो प्रसाद जी को ब्रह्मा कहा जाता है छायावाद का। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग उपाधियाँ से विभूषित किया जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा है। छायावाद के बृहत त्रयी में शामिल है प्रसाद पंत निराला, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये तमाम सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। तो ये सब जनरली प्रश्न है एग्जाम्स में, अगर आप लिखेंगे कि हाँ इनको ऐसा कहा जाता है तो जाहिर सी बात है आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है तो ऐसे प्रश्न तो लगातार पूछे जाते रहते हैं। ठीक, तो ये छायावाद होगा। तो इसी छायावाद के बारे में यहाँ पर कह रहा कि किस साहित्यकार ने कामायनी, और ये कामायनी कहाँ की रचना है, छायावाद की ही एक रचना है, महाकाव्य है, दूसरा रामचरितमानस भी कहा जाता है। ये लिखा किसने है, लिखे हैं भैया जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, इसमें सर्ग में बटा हुआ है ये। तो छायावाद का उपनिषद जो कहा गया इसको किसने कहा, छायावाद का उपनिषद जो इसको कहा है कामायनी को, वो कहने वाले विद्वान कौन है भाई, तो वो कहने वाले विद्वान है शांत प्रिय द्विवेदी जी। कौन कहा है, पंडित शांत प्रिय द्विवेदी जी ने जो है छायावाद का उपनिषद कहा है किसको, कामायनी महाकाव्य को। समझ में आ रही बात है ना। और आपको बता दूं कि इसी कामायनी रचना पर जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक उपाधि से विभूषित किया गया। कौन सी उपाधि, मंगला प्रसाद पारितोषिक उपाधि कामायनी महाकाव्य पर दिया गया। ये एक महाकाव्य रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। कामायनी में कुल मिलाकर के 15 सर्ग है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसका प्रथम सर्ग लज्जा सर्ग है, ये बात भी मतलब चिंता सर्ग प्रथम सर्ग है, उसके बाद में आपका जो है आता श्रद्धा। तो ये सब है 15 सर्ग है। श्रद्धा सर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घंटी में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। और मतलब कि और एक आप देखेंगे कि जो है श्रद्धा और मनु का बढ़िया सा एक प्रकार से था कि खिले हो जो बिजली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इस प्रकार से आपने देखा होगा, आपने बताया होगा बार बार। ठीक, चलिए, तो ये सब है। अब एग्जाम से में यही सब प्रश्न पूछा जाता है, तो ये क्लियर हो गई बातें। जयशंकर प्रसाद जी की बात की जाए तो सुंघनी साहू परिवार में इनका विख्यात सुंघनी साहू परिवार था, उसी में जन्म हुआ था। सुंघनी जो है एक सुरती का नाम है, सुरती समझ रहे हैं ना, तम्बाकू, तो एक तंबाकू का नाम है सुंघनी, जिसको लोग सूंघा करते हैं, जो है नाक में तक छींकू मतलब आती है अच्छे तरीके से, उनका थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है सूंघनी सूंघने से। तो सूंघनी एक प्रकार की एक क्वालिटी होती है तम्बाकू की। तो ये लोग वही तम्बाकू का कार्य किया करते थे।
तो उसी सुघनी साहू परिवार से बिलोंग किया करते थे। और ये इनकी प्रथम रचना की बात की जाए प्रसाद जी की, तो ये बनारस के भारतेंदु पत्र में प्रकाशित होती। शुरुआती रचना 1906 ईस्वी में प्रथम प्रकाशन हुआ, ये बात ध्यान रखेंगे। और इन्होंने प्रसाद जी की एक मासिक पत्रिका भी संपादन किया था इन्होंने, और एक मासिक पत्रिका निकलती थी इनकी इंदू नाम से, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इंदू पत्रिका किसकी है? प्रसाद जी की ही इंदू पत्रिका, इन्होंने इंदू पत्रिका का संपादन किया। और ये प्रसाद जी भी ब्रजभाषा में रचनाएं किए हैं, और जब ब्रजभाषा में जो इनकी रचनाएं थीं उनको जो है ये कलाधर उपनाम से लिखते थे। किस नाम से? कलाधर के उपनाम से ब्रजभाषा में रचनाएं लिखते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि प्रसाद जी की प्रथम पुस्तककार रचना या पुस्तकाकार रचना किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे किसको भाई? उर्वशी को माना जाता है। किसको? उर्वशी को माना जाता है। ओके, चूँकि जो है कविवर प्रसाद जी ने ही, जो जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने स्वयं कहा है कि जो उर्वशी है ये वो कहते हैं कि ये अपना प्रथम परिश्रम है, अर्थात ये मेरा प्रसाद जी का खुद का प्रथम परिश्रम कौन है? कौन सी रचना है? उर्वशी है। और पाठकों के लिए क्या है? प्रथम उपहार है। तो पाठकों के लिए प्रथम उपहार है ये, और मेरे लिए यानी खुद के लिए अपना प्रथम परिश्रम है ये। कौन? उर्वशी के बारे में कहा। तो ये चीज़ें आपको जाननी परम आवश्यक थी, जो कि हमने आपको बता दी। तो ये प्रश्न हो गया आपका। तो किस साहित्यकार ने कहा है भाई? तो साहित्यकार का नाम हमने बता दिया, क्या नाम है? पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पंतमान ग्रंथ रूपांबरा का संपादन किसने किया था? देखिए, हमने जितना जो है कठिन प्रश्न बनाना था, मैंने इतना कठिन प्रश्न बना दिया। हो सकता है और सहज प्रश्न आ जाए, जो बातें मैं ओरली बीच में बता दे रहा हूँ वो भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि जो है सर जी के यही के ही आएंगे पूरा का पूरा, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा यही छाप दे वो भी। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं बीच बीच बताता रहता हूँ वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं और ये भी आ सकते हैं। तो बस आप मेरे को सुनते जाइए, वीडियो को स्किप ना करें। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर मज़ा आ रहा है वीडियो में तो। ओके, प्रश्न का है मुन्नमा, प्रश्न है आपका कि पंतमान ग्रंथ रूपांबरा का संपादन किसने किया था? तो भैया पंतमान ग्रंथ रूपांबरा का संपादन करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं अज्ञे जी। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञे। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञे। इन्होंने पंतमान ग्रंथ रूपांबरा का क्या किया था? संपादन किया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी। पंत जी की बात की है, पंत जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। पंत जी का जन्म होता है 21 मई के दिन। 21 मई का दिन था, 1900 ईस्वी की बात है। अल्मोड़ा जिले के कसौनी नामक ग्राम में जो है पंत जी का जन्म होता है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं पंत जी अपने। तो इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आप इनकी रचनाओं में देखेंगे तो प्रकृति का बड़ा मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है, सजीव चित्रण जिसको कहते हैं। आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, निश्चित तौर पर आपको जो है एक प्रकार से आपको प्रकृति पर प्रेम हो जाएगा, प्रकृति से आपको प्रेम हो जाएगा। इस दुनियादारी के बंधन से आप छोड़ोगे, ये सब बेकार है। प्रकृति अर्थात जो प्रकृति का मानवीकरण इन्होंने जिस तरीके से किया है, किस तरीके से जो एक आप देखेंगे कि किस प्रकार से नदियाँ बहती हैं, किस प्रकार से बंवर वगैरह तमाम प्रकार की चीज़ें कही हैं। वहाँ पर बताना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा, बाकी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा किसी दिन टाइम मिला तो। और इनके माता पिता की बात की जाए तो इनकी माता जी का नाम था जो है सरस्वती देवी, और इनके पिताजी का नाम था पंडित गंगाधर दत्त। ओके, तो ब्राह्मण जाति से थे पंत जी। और बात की जाए इनको जो है साहित्य में विशेष दिलचस्पी भी थी पंत जी को, और एक महान कवि हुए हैं उनके साहित्य में खास करके इनको विशेष दिलचस्पी थी। वो व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे पंत जी। ओके, इतनी बातें तो समझ में आ रही ना आपके? तो ये सब बस एक कहानी के तौर पर आप सुनते जाइए। एक कहानी के तौर पर अगर आप सुनते जाएंगे इसको, निश्चित तौर पर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें घुसेंगी। ओके, तो ये किस महान कवि के साहित्य में विशेष दिलचस्पी रखते थे? तो कौन है भाई? वो आपके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ओके, तो ये आप समझ लीजिए। और इनकी पत्रिका एक निकलती थी, मतलब कि इनकी पत्रिका जो है तो कहाँ से प्रकाशित होती थी? एक पत्रिका थी
उस पत्रिका का क्या नाम है भाई? एक पत्रिका थी इनकी, उसका नाम था रूपाव। रूपाव पत्रिका जो थी इनकी, वो कालंकाकर से जो है, यानी कि अवध में पड़ता है स्थान, वहाँ से प्रकाशित होती थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये कई चीज, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, और इनको प्रकृति निरीक्षण से प्रेरणा मिलती थी कविता करने के लिए। और इनको इनकी एक रचना है चिदम्बरा। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान होता है। और ये इनको किस पर मिला है? चिदम्बरा नामक रचना पर मिला है। कब मिला? 1968 में मिला था। कब? 1968 में इनको चिदम्बरा पर मिला था। ओके। इनका प्रथम काव्य संग्रह की बात की जाए, काव्य संग्रह, तो इनका गुंजन था, 1932 में प्रकाशन होता है। इनका जो है, इनकी मृत्यु जो है इनकी मृत्यु 29 दिसंबर था शायद, हाँ 29 दिसंबर और 29 दिसंबर 1970 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इनका एक मात्र उपन्यास भी है, उसका नाम भी आप सुन लीजिएगा, हार। हार उपन्यास इनका था, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था। तो ये कई चीज़ें हैं। और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है 1965 में, लोकायतन रचना पर। और लोकायतन क्या है इनका? एक क्या है? एक महाकाव्य है लोकायतन। 1964 में प्रकाशन होता है लोकायतन का, और 1965 ईस्वी में ही इस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है। ओके। इनके बचपन के नाम की बात की तो गोसाई दत्त सुमितन पंत जी के बचपन का नाम था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गई बातें। चलिए थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले, उसके बाद पुनः प्रारंभ करते कक्षा को। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। देखो भाई, आगे देखो। हाँ, तो ये हो गया पंत जी के बारे में। पंतमान ग्रंथ रूपांबरा का संपादन अज्ञे जी ने किया था। कुछ बातें और इनके बारे में मेंशन कर दीजिएगा। पंत जी के बारे में 50 शब्द हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, क्या है कि आपके पाठ्यक्रम में निराला की कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं? आपके पाठ्यक्रम में निराला की कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं? तो भैया जो भी आपके पाठ्यक्रम में हो, आप अपना पाठ्यक्रम एक बार देख लीजिएगा। आप अपना पाठ्यक्रम एक बार देख लीजिएगा। जहाँ तक मेरे हिसाब से बताऊँ तो अज्ञे जी की रचना आपकी जूही की कली हो गई, बादल लाग फर्स्ट हो गया, जागो फिर एक बार फर्स्ट हो गया, दान हो गया, स्नेह नजर बह गया, ये सब निराला जी की हैं। लेकिन एक बार फिर से आप अपनी उसमें देख लीजिएगा कब होता है। हालांकि निराला जी की बात की जाए तो निराला जी का जन्म 21 फरवरी को हुआ था, मेदिनीपुर में हुआ था। 1899 ईस्वी में इनका जन्म होता है। मृत्यु 15 अक्टूबर को होती है 1961 ईस्वी में, प्रयागराज में होती है। पिताजी का नाम राम साहित्य त्रिपाठी था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इनकी पहली जो काव्य कृति है उसका नाम है अनामिका। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर हो गई। तमाम सारी बातें इनके बारे में हमने बता दी आपको। चलिए आगे बढ़ा जाए। और निराला जी की बात करें, वैसे तो निराला जी का एक शोक गीत है, जो कि हिंदी साहित्य का शोक गीत कहा जाता है उस रचना को, सरोज स्मृति। सरोज इनकी पुत्री का नाम था, और उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की याद में, क्योंकि वो भी एक प्रकार से उनको छोड़ करके चली गई, तो सरोज स्मृति जो है कविता लिखी। उनकी जो वाइफ थी सुमित्रा पंत जी की, वो भी नहीं रही थी, और उन्हीं की मतलब कि एक प्रकार से वो तो अलग दुख। फिर उसके बाद में जो इस सरोज थी, उनका भी दुख, अलग अलग प्रकार से दुख इनको जो है चुभता गया। और अंततः ये एक प्रकार से बात की जाए, इनकी रचनाएं भी देखेंगे आप, जैसे कि वह आता, दो टूक कलेजे का करता पछताता, पथ पर पीठ पीठ दोनों मिलकर चल रहा है, एक लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता, दो टूक कलेजे का करता पछताता, पथ पर। कई प्रकार की रचनाएं हैं इनकी। जब आप रचनाएं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही, ये सब रचनाएं हैं। मतलब ये देखेंगे व्यक्तिवाद, छायावाद में आप खास करके व्यक्तिवाद पर देखेंगे विशेष बल दिया गया है। व्यक्तिवाद क्या है? व्यक्तिवाद माने होता है कि अपने जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो अपने जीवन में बीती, जो दुख है या फिर जो कुछ भी है जो अनुभव करता है कभी, उसको लेखनी का प्रयोग करके उस जो है, जो भावनाएं होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस को लेखनी का प्रयोग करके जब कोई कवि साहित्यिक शैली प्रदान करता है, तो उस प्रकार की रचना छायावाद से विसिंचित होती है, और उसी प्रकार की रचना को हम छायावादी रचना कहते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार की रचना
प्रसाद रहे हो, पंत रहे हो, निराला रहे हो, महादेवी वर्मा रहे हैं। आप देखें, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी जी। मतलब आप देखेंगे जितने चारों नायक आप देखेंगे जो है प्रसाद, पंत, निराला देवी जी, महादेवी जी, ये सभी कहीं ना कहीं पे दुख जीवन में, जो अपने जीवन का दुख है वही इनकी कविताओं में फूट करके आता है, और अपने जीवन के दुख के माध्यम से सकल समाज के दुख को साहित्य के माध्यम से जनता के सामने रखने का प्रयास छायावादियों का मेन उद्देश्य रहा है, मेन मंतव्य रहा है। ठीक, ये और कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको, अद्वितीय रचनाएं। हालांकि चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो निराला जी के बारे में आप देख लीजिएगा, जो भी कविता आपके पाठ्यक्रम में हो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। जब कविताएं आपको ना मिले तो क्या करिए, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ बड़ी अच्छी, कि गूगल पे सर्च करना, उस कविता का टाइटल लिख करके जो कविता आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है, और जब गूगल पर आप लिखेंगे तो वो कविता लिख करके आ जाएगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा, चाहे उसका प्रिंट आउट जा करके मार्केट से निकलवा लीजिए। अगर बुक है तो देखिए, अगर नहीं है बुक तो आप प्रिंट आउट निकाल करके उसको आसानी से रख लीजिए पंच मार करके, और आसानी से उसको पढ़ते जाइए, और उस पर उसकी व्याख्या भी मिल जाएगी। ठीक है, और व्याख्या नहीं तो आप कोई सीरीज वगैरह लेंगे तो उसमें कुछ व्याख्याएं आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं देखूंगा, टाइम मिलेगा तो मैं आपको व्याख्या भी बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए पेपर 2 का भी जल्दी दे दूंगा, तो आप परेशान ना हो। इससे पहले एक मॉडल पेपर और पड़ा हुआ है, इससे पहले 2022 का एक मॉडल पेपर और हमने दे दिया, उसको भी देख लीजिएगा, और 2020 वाला भी देख लीजिएगा, 21 वाला भी देख लीजिएगा। ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी सिलेबस आपका बदला नहीं है, बाद में बदलेगा, जो नए छात्र छात्रा आएंगे उनके लिए बदलेगा, बाकी अभी तो सब लगभग वही है पुराना वाला आपका, तो उसी पैटर्न पर पेपर भी होंगे आपके जैसा होता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर। 5वां नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई, 5वां प्रश्न है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। दिनकर का पूरा नाम क्या है? दिनकर, दिन माने क्या होता है? दिन समझते हैं ना, जैसे जो दिन होता है जब सूर्य भगवान निकल आते हैं तो उसी को दिन कहा जाता है। तो दिनकर, दिन को करने वाले को हम दिनकर कहते हैं। और दिनकर कौन है? जो है रामधारी, रामधारी सिंह, उनको दिनकर की उपाधि दी गई। चूँकि साहित्य में एक प्रकार से जो चीज़ें दबी हुई थी, जब लोग कविताओं को लिखने में उतना ज़्यादा खुले हुए नहीं थे, तो हर बात को कहीं ना कहीं पे दिनकर जी ने उकेरने का प्रयास किया है। दिनकर जी की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं ये, और कहीं ना कहीं पे खूब कड़वा व्यंग किया है शासन पर, तीक्ष्ण व्यंग जिसको कहते हैं आप, किसी से डरते नहीं थे, ओज के कवि हैं। ठीक है, इनका जन्म जो होता है 23 सितंबर का दिन था, 1908 ईस्वी की बात है, दिनकर जी का जन्म होता है, और बिहार में इनका जन्म होता है। और बिहार जिले में एक प्रांत है, मतलब एक जिला है बिहार प्रांत का, प्रांत माने उत्तर प्रदेश, तो उस बिहार में आप देखेंगे मुंगेर जिला है, तो उसी मुंगेर जिले में एक गांव पड़ता है सिमरिया जिसका नाम है। तो सिमरिया गांव में मुंगेर जिला, मतलब मुंगेर जिले में है सिमरिया गांव। कहाँ पर है सिमरिया गांव? तो ये बिहार में पड़ता है, मुंगेर जिले में। तो वहीं पर जन्म होता है दिनकर साहब का। इनके पिताजी का नाम था बाबू रवि सिंह। और दिनकर जी की बात की जाए तो ये छायावाद के जो बाद युग आता है, जिसको छायावादोत्तर युग कहते हैं, उसके कवि रहे हैं दिनकर जी खास करके। और बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने दी हैं। इन्होंने जो है पटना कॉलेज से उच्च शिक्षा ग्रहण करी अपनी, BA 1932 ईस्वी में पास करते हैं ये। ओके, और 1952 ईस्वी की बात है, ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हो जाते हैं। और आपको पता होगा कि 1952 से लेकर के 1964 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य रहे। सोचो, तो कभी कभी एग्जाम से पूछ सकता है ये। और बाद में 1964 ईस्वी में जब यहाँ से इस्तीफा देते हैं राज्यसभा से, उसके बाद में भागलपुर में एक विश्वविद्यालय है, भागलपुर विश्वविद्यालय, तो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति अर्थात डायरेक्टर के पद पर भी ये रहे हैं। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनकी रचना में आप देखेंगे हुंकार हो गया, आलोक धनुआ, नेता, नीम के पत्ते, कई प्रकार की रचनाएं इनकी आती हैं हमारे सामने।
तो और जो है परशुराम की प्रतीक्षा हो गई, रश्मि रथी हो गई, और इनकी लगभग बात की है तो 18 जो है परशुराम की प्रतीक्षा एक इनका काव्य संग्रह है, उसमें 18 कविताएं संकलित है। बड़ी अच्छी कविताओं का संग्रह है ये बात। आप समर शेष है, ये भी एक कविता है। तो ये कविता जो है परशुराम की प्रतीक्षा में ही संकलित है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कई चीज़ें हैं दिनकर जी को लेकर के। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो बिल्कुल सही है, कब हुआ था, 23 सितंबर को हुआ था, 1908 में हुआ था। बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इतना आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। ओके, और भी चीज़ें इनके बारे में बता दीजिएगा, कुछ रचनाएं लिख दीजिएगा ताकि आपको उनको लगे कि हाँ कुछ बच्चे ने लिखा है। अगला प्रश्न आपका है कि केदारनाथ अग्रवाल के किन्हीं 5 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। केदारनाथ अग्रवाल के किन्हीं 5 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। केदारनाथ अग्रवाल, ये द्रुत पाठ के रूप में आपके पाठ्यक्रम में है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम से प्रश्न केदारनाथ अग्रवाल जी को लेकर के। तो आप इनके काव्य संग्रह के बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा। केदारनाथ अग्रवाल जी के काव्य संग्रह, ओके, 5 काव्य संग्रह लगभग पूछा जा रहा है। तो हालांकि मैं और तमाम सारे बता दे रहा हूँ, आप लिखिए एक तरफ से काव्य संग्रहों के नाम इनके। पहला काव्य संग्रह इनका कौन सा है, युग की गंगा। दूसरा लिख लो मेरे भाई, दूसरा कौन सा, नींद के बादल। तीसरा लिखो, फटाफट से तीसरा लिखो। और नहीं लिख सकते हो ना तो वीडियो ये अपलोड भी हो जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पर, तो आप रोक करके वीडियो को लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है। अभी लिखने का मूड नहीं तो केवल सुनते जाओ। तीसरा कौन सा हो गया, लोक और आलोक। चौथा कौन सा हो गया आपका, फूल नहीं रंग बोलते हैं। जी हाँ, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये भी रचना किसकी है, काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल जी का है। पांचवा इनका कौन सा है, आग का आईना। आग का आईना इन्हीं का काव्य संग्रह है। छठवां काव्य संग्रह माने होता है कविताओं का संग्रह करना। तो 4-5 कविता, 10 कविता, 20 कविता, 25 कविता, 30 कविता, ऐसी कविताओं को इकट्ठा करके एक जैसी कविताओं को, एक जैसी विशेषता वाली कविताओं को संगठित करके, उनको संग्रहित करके, इकट्ठा करके एक पुस्तक छाप देती पतली पतली, उसी को काव्य संग्रह कहा जाता है। ठीक है, छठवां काव्य संग्रह इनका कौन सा है, देश विदेश की कविताएं। और सतवां कौन सा है भैया, सतवां है गुल मेहंदी। आठवां कौन सा है, पंख और पतवार। नौवां है इनका कौन, बम्बई का रक्त स्नान। क्या, बम्बई का रक्त स्नान, रक्त माने खून, ओके। 10वां क्या होता है आपका, पंख और पतवार। क्या, पंख और पतवार, सॉरी 8वां क्या हमने बता दिया, बम्बई का रक्त स्नान हो गया आपका, ठीक। 8वां पंख और पतवार हो गया। 10वां क्या है, हे मेरी तुम। क्या, 10वां कौन सा हो गया आपका, हे मेरी तुम, ओके। 11वां कौन सा हो गया आपका, 11वां लिख लीजिएगा। 11वां कौन सा लिखेंगे आप, ध्यान दीजिए, 1 मिनट रुकिएगा। 11वां हाँ, एक लिखिएगा, प्यार की थापे लिख लीजिए, मार प्यार की थापे 11वां। और लिख लीजिएगा, और उनकी और भी रचनाएं हैं जैसे कि जमुन जलतुम भी इन्हीं का काव्य संग्रह है। और लिख लीजिए आप अगर लिखना चाहें तो, कहे केदार खरी खरी। क्या, कहे केदार खरी खरी। अपूर्वा भी इन्हीं का है, अपूर्वा भी इन्हीं का है। बोल बोल अबोल भी इन्हीं का है। किसका, बोल बोल अबोल 15वां लिख लीजिए। 16वां लिख लीजिएगा, जो सिलाएं तोड़ते हैं। क्या, जो सिलाएं तोड़ते हैं, 16वां लिख लीजिए। 17वां भी आप लिख सकते हो, आत्मगंध, ओके। और भी लिख सकते हो आप 18वां, अनहारी हरियाली। क्या, अनहारी हरियाली। आप लिख सकते हो पुष्पदीप इनका 19वां, ठीक है। खुली आंखें और खुले डैने 20वां। और उसके बाद में बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 21वां। तो ये तमाम सारे जो है 21 लगभग हमने आपको बता दिए। तो ये सब इनके काव्य संग्रह हैं, किसके, केदारनाथ अग्रवाल जी के, ठीक है। इनकी कुछ गद्य रचनाएं भी केदारनाथ अग्रवाल जी की क्या है, कुछ गद्य रचनाएं भी केदारनाथ अग्रवाल जी की, उनको भी सुन लीजिएगा। केदारनाथ अग्रवाल जी की गद्य रचनाओं की बात की जाए तो जैसे गद्य में पद्य में दोनों में रचना लिखते थे केदारनाथ जी। इनकी गद्य रचनाओं की बात की जाए तो उनमें बस्ती खिले गुलाबों की, ये इनका जो है गद्य रचना है। दूसरी रचना है समय समय पर। तीसरा लिखेंगे विचार बोध। चौथा क्या लिखेंगे, विवेक विमोचन। 5वां लिख लीजिएगा आप पतिया। 5वां क्या लिखेंगे, पतिया। और 6वां आप लिख लीजिएगा बैलबाजी मार ले गए। क्या, बैलबाजी मार ले गए। और 7वां क्या लिखेंगे, मित्र संवाद को लेकर के इन्होंने एक पत्र लिखा था, पत्र साहित्य है मित्र संवाद, वो भी इनकी एक गद्य रचना ही मान सकते हैं। तो ये हो गई। इनको कई सारे सम्मान भी मिले हैं केदारनाथ अग्रवाल जी को। तो कभी कभी पूछ लिया आता है कि केदारनाथ अग्रवाल जी को प्राप्त सम्मानों के बारे में लिखें।
ठीक, तो एक बार सुन लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में कुछ सम्मान है। ठीक, जैसे कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है इनको 1973 ईस्वी में। 1973 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है। ठीक, फूल नहीं रंग बोलते हैं जो इनका एक काव्य संग्रह है। कौन सा? फूल नहीं रंग बोलते हैं, काव्य संग्रह है इनका, हमने आपको बताया है। इसी काव्य संग्रह पर 1973 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया था। दूसरा जो इनको पुरस्कार मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। हिंदी संस्थान पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार इनको मिला है। कब मिला है? 1981 में मिला है। ठीक, और भी एक पुरस्कार इनको तीसरा मिला, मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के द्वारा सितंबर का महीना था 1981 में इनको जो है सम्मानित किया गया है वहाँ। और चौथा है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 में इनको प्राप्त हुआ। वहीं मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी इनको मिला है 1990 ईस्वी में। और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का इनको तुलसी सम्मान भी दिया गया था 1990 ईस्वी में ही। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी इनको दी गई थी हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा। हिंदी साहित्य सम्मेलन होता है प्रयागराज में, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के द्वारा, मतलब प्रयागराज में हुआ था, उसमें इनको साहित्य मतलब कि साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई थी। बात है 1992 ईस्वी की। ओके, तो ये भी इनका एक वो है। वहीं और भी आप देखेंगे तो जैसे कि इनका और भी है, जैसे कि जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा झांसी में जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का जो है, तो उसने मतलब उसके द्वारा इनको डीलिट की उपाधि, डायरेक्टर मतलब कि डायरेक्टर लिटरेचर इसको कहते हैं आप, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ लिटरेचर। ओके, तो ये उपाधि इनको दी गई थी। ठीक, डीलिट की उपाधि दी गई थी किसको? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा 1966 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल को। ओके, तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में जो कि हमने आपको बता दी। केदारनाथ अग्रवाल की कई बातें हैं, इनकी भाषा वगैरह भी आप देखेंगे तो प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? एक इनका बड़ा अच्छा जो है पंक्ति है जो कि व्यंग है, और प्रकृति एक प्रकार से क्या क्या है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है कि प्रतीक मान करके वस्तु का प्रयोग। एक उदाहरण मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो सुनिएगा बड़े ध्यान से कि गिरगिट बैठे सिंहासन पर, गिरगिट बैठे सिंहासन पर, और गधे लगाते तेल, और बीन बजाते बाज महोदय, मगर चलाते रेल। क्या कहा? ये कविवर केदारनाथ अग्रवाल जी की बात है। ये कहीं ना कहीं पे प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि गिरगिट बैठे सिंहासन पर, यानी बदलने वाले। गिरगिट कौन होता है? जो लगातार बदलता रहता है। ठीक, गिरगिट बैठे सिंहासन पर, और गधे लगाते तेल, बीन बजाते बाज महोदय, मगर चलाते रेल, यानी जो ट्रेन है वो मगर चला रहे, मगरमच्छ। और यह देखो कुदरत का खेल, कल के त्यागी आज के बगुले, जुटे गोमती तीर, चांदी सोने के जूतों में पका रहे हैं खीर। ठीक, ये देखेंगे आप प्रतीकात्मक शब्दावली। ये इसका वास्तविक अर्थ जो लिखा है, उसका वास्तविक अर्थ वो जो लिखा है वो नहीं है, दूसरा अर्थ है, व्यंग किया है। ठीक, आगे हम समझते हैं और इन मुद्दों को। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बड़े ध्यान सुनने का प्रयास। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, अगला प्रश्न, त्रिलोचन शास्त्री के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। त्रिलोचन शास्त्री के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। त्रिलोचन शास्त्री बड़े फेमस हैं, और बात की है त्रिलोचन शास्त्री जी की, तो आइए चर्चा करते हैं इनके व्यक्तित्व पर प्रकाश। व्यक्तित्व पर प्रकाश कहने का मतलब है कि इनके जीवन परिचय के बारे में बताएं, आपसे कह रहा है। तो त्रिलोचन शास्त्री जी का आप जन्म आप लिखेंगे कि त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्म 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चिरानी पट्टी में हुआ था। चिरानी पट्टी कहाँ पर है? सुल्तानपुर जिला का नाम सुना होगा, उसी सुल्तानपुर जिले, फैजाबाद के थोड़ा आगे, यानी अयोध्या के थोड़ा आगे पड़ता सुल्तानपुर जिला। ठीक है, तो सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी में हुआ था 1917 ईस्वी में 20 अगस्त के दिन त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्म। और ये सुल्तानपुर जिला आपका यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ये बात ध्यान रखेंगे। और त्रिलोचन शास्त्री जी का जो वास्तविक नाम था, यानी मूल नाम था, वासुदेव सिंह था इनका वास्तविक नाम। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। और यह नाम इनकी बुआ के द्वारा दिया गया है। शास्त्री जी का दूसरा नाम त्रिलोचन शास्त्री है, और त्रिलोचन शास्त्री जो नाम दिया गया है इनको, वो इनके संस्कृत गुरु थे, एक उनका नाम था देवदत्त।
तो उन्हीं देवदत्त जी के द्वारा इनको त्रिलोचन शास्त्री की उपाधि मतलब त्रिलोचन शास्त्री नाम दिया गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनकी माता जी का नाम श्रीमती पनवर्ता देवी था और इनके पिताजी के नाम की बात की जाए जो इनके पिताजी का नाम जगरदेव सिंह था। क्या नाम था? जगरदेव सिंह। ओके। माता जी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शास्त्री जी के पिताजी की बात की जाए तो ये बड़े ही ताकतवर थे और पुरुषार्थी व्यक्ति भी थे। और इनकी लंबाई की बात की जाए तो 7 फुट 3 इंच की लंबाई थी। त्रिलोचन शास्त्री की 3 बहनें भी थीं। इनका एक का नाम था मर्यादा, दूसरी का नाम था ननका, तीसरी का नाम था उरेहा। ये 3 बहनें थी त्रिलोचन जी की। त्रिलोचन शास्त्री जी का विवाह जो था वो 11 साल की अवस्था में ही हो गया था, बाल विवाह में। और 1928 में जयमूर्ति देवी इनकी पत्नी हुई और शास्त्री जी की पत्नी उनसे 4-5 वर्ष की बड़ी भी थी और उनके 2 पुत्र हुए। दोनों के मतलब त्रिलोचन शास्त्री जी के 2 पुत्र हुए, जयप्रकाश सिंह और अमित सिंह। ओके। और उनकी 2 पुत्रियां भी हैं, उनका नाम है गायत्री सिंह और मृगांका सिंह। तो गायत्री सिंह, मृगांका सिंह, ये 2 पुत्रियां त्रिलोचन मतलब कि त्रिलोचन शास्त्री जी की, और अमित सिंह और जयप्रकाश सिंह इनके पुत्र हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ये क्लियर हो गई बातें, तो बस इनका व्यक्तित्व हो गया आसानी से। त्रिलोचन शास्त्री जी की बहुत सारी रचनाएं भी हैं, हालांकि देखेंगे मैं अगर इसमें प्रश्न हमने रखा है कि नहीं रखा है। त्रिलोचन शास्त्री जी का प्रश्न इसमें रखा होगा, अगर रखा है तो अभी मैं, हाँ बिल्कुल रखा है, इनके रचना संसार के बारे में अभी मैं बता दूंगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कलगी बाजरे की कविता का मूल मंतव्य क्या है? कलगी बाजरे की कविता जो है इसका मूल मंतव्य क्या है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कलगी बाजरे की जो कविता है इसका मूल मंतव्य माने होता है उद्देश्य, कि आखिरकार किस मनाभाव में, किस जो है मन कैसा था उस समय जब कवि ने लिखा, मतलब कि क्या मंतव्य था, मंतव्य माने क्या उद्देश्य था। तो प्रश्न क्या है? कलगी बाजरे की कविता किसने लिखा है? तो कलगी बाजरे की कविता है भैया अज्ञे जी की। और अज्ञे जी का जन्म कब होता है? 7 मार्च 1911 को होता है। ये तार सप्तकों के प्रकाशन भी करे हैं, 1943 में प्रारंभ करते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ठीक है। कुशीनगर के एक जो है शिविर में इनका जन्म होता, खुदाई शिविर में। इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था, माता जी का नाम वयंती देवी था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रयोगवाद के प्रतिष्ठापक कवि हैं, तार सप्तकों का प्रकाशन किया। और कुल मिलाकर के अज्ञे के कविता संग्रहों की बात की है तो 17 कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके थे। ठीक है, ये तमाम सारी बातें अज्ञे जी के बारे में इम्पोर्टेंट है। अब प्रश्न आपका कह रहा है कि कलगी बाजरे की, जो कि एक कविता है, किसकी? अज्ञे जी की कविता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका मूल मंतव्य क्या है। मंतव्य माने वही हमने आपको बता दिया था, मंतव्य समझ रहे हैं ना, मंतव्य क्या है? मंतव्य वही आपका हो गया। ठीक है, मंतव्य माने क्या होता है कि उद्देश्य। तो कलगी बाजरे की कविता का जो मूल मंतव्य है वो है परंपरागत प्रतीकों एवं उपमानों के प्रति विद्रोह। क्या लिखेंगे? परंपरागत जो प्रतीक पहले से किया जा रहे थे एवं उपमान जो दिए जा रहे थे पहले, परंपरागत मतलब कि जो चली आ रही थी परंपरागत चीज़ें, जैसे कि चाहे वो छायावाद में हो, चाहे वो द्विवेदी युग की हो, चाहे वो भारतेंदु युग के कुछ चीज़ें हो, चाहे रीतिकाल के जो है उपमान या फिर उपमेय हो, मतलब जो प्रतीक किए आते थे उनका विद्रोह किया इन्होंने। ठीक, मतलब उनको नहीं मानने का प्रयास, मतलब उनके अलावा दूसरा नए नए उपमान का प्रयोग करना चाहा। तो ये कलगी बाजरे की जो कविता है ये परंपरागत प्रतीकों एवं उपमानों के प्रति विद्रोह का एक प्रकार से मंतव्य रखती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे समझते हैं। 9वां प्रश्न, छायावाद की समय सीमा बताइए। छायावाद की समय सीमा हमने आपको बता ही दी थी। छायावाद की समय सीमा कितनी भाई? 1900, क्या लिखेंगे आप? 1900, कुछ विद्वान बताते हैं 1918 से प्रारंभ होती 37 तक, लेकिन कुछ विद्वान 1920 से बताते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे लिख लीजिएगा। वैसे 1921 से 1936 ज़्यादा बेटर है। 1929 से मतलब कि 21 से 36 लिख लीजिएगा, हो जाएगा। 1918 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना चाहें, जो भी आपको याद रहे हो जाएगा, वो कोई गलत नहीं होगा। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो ये छायावाद प्रारंभ होता है द्विवेदी युग के बाद में। उसके बाद में प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद 1937 से 1942 तक चलता है। उसके बाद में प्रयोगवाद आता है 1943 से 1952। फिर नई कविता का युग आ जाता है 1953 से 1960। 1960 ईस्वी के बाद में एक नई कविता का आंदोलन होता है, उसका नाम है सठोत्तरी कविता। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिए, सठोत्तरी कविता 1960 के बाद की। ओके, तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी। निश्चित तौर पर आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
10वां प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख काव्य कृतियों के नाम उल्लेख कीजिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख काव्य कृतियों के नाम उल्लेख कीजिए। यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना ही होगा आप सभी लोगों ने। 1903 में सरस्वती पात्रिका का संपादन करते हैं। बड़े अच्छे जो है एक प्रकार से आलोचक भी, मतलब निबंधकार रहे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और सरस्वती पात्रिका का संपादन इनका बड़ा श्रेष्ठ कार्य था और इससे रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी। और द्विवेदी जी की बात की जाए तो द्विवेदी जी की रचनाओं के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो इन्होंने काव्य में भी रचनाएं लिखी, खास करके तो कम रचनाएं लिखी काव्य में, लेकिन फिर भी जो लिखी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। द्विवेदी जी की रचना को विद्या विनोद पहली रचना, दूसरी रचना देवी स्तुति, कौन सी, देवी स्तुति। तीसरी रचना कौन सी होगी, नागरी। और चौथी रचना कौन सी, मतलब कि नागरी एवं काव्य मंजूषा, नागरी एवं काव्य मंजूषा। और कौन कौन सी रचना है, देवी स्तुति और कौन सी, विद्या विनोद। ओके, तो ये रचनाएं इनकी हैं, नागरी एवं काव्य मंजूषा, नागरी, काव्य मंजूषा, देवी स्तुति, विद्या विनोद। ये सब रचनाएं किसकी हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गई बातें। अब लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों पर चलते हैं, देखते हैं लघुत्तरीय। और लघुत्तरीय में आपके जो है जो वो प्रश्न होते हैं आपके, क्या बोलते हैं जिसको, व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं, और लघुत्तरीय से ही पूछे जाते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए सभी प्रश्न आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर कितने पर, सभी के सभी प्रश्न करना पड़ेगा। खंड बा में 200 शब्दों में आपको प्रश्न लिखना होता है, और जो व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं उनको भी आपको 200 शब्दों में ही बयां करना होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है, इसको बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करें मेरे भाई। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग बिल्कुल इसको स्किप ना करिएगा, सारी बातों को मेरे सुनिएगा। निश्चित तौर पर आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और जिस दिन आप लोगों ने ये सोच लिया कि मुझे सब आ गया, उसी दिन आपको ये सोच लीजिएगा कुछ नहीं आया। ओके, तो अपने आप को कभी बड़ा मत मानिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल आ गया अति दूर। जिस दिन आपको अहंकार हो गया उस दिन तो आपको कहा भी गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, ठीक है। और प्रेम गली यदि सा करी या में दो न समाए, ठीक, मतलब कि जो प्रेम की गली है या जो मोक्ष की गली है या जो प्रभु की गली है वो बड़ी पतली है, सकरी है, जिसमें दो नहीं समाते, या तो अहंकार ही रहेगा या तो प्रभु ही रहेंगे, भगवान ही रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बातें ना। चलिए भैया, प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न कह रहा है कि कामायनी को छायावाद की सर्वोत्कृष्ट रचना क्यों कहा जाता है। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, बड़ी फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। ओके, महाकाव्य है, छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है, दूसरा रामचरितमानस की उपाधि भी लोगों ने दे डाली इसको, ठीक है। इसमें आप देखेंगे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में, कई प्रकार की चीज़ें, नारी विषय दृष्टिकोण प्रसाद जी का बड़ा अच्छा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरसपत झड़ में अत सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, कई प्रकार की, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये सब इसी की पंक्तियां हैं, ठीक है। चलिए, तो अब भैया छायावाद को सर्वोत्कृष्ट रचना क्यों कहा जाता है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। कैसे लिखेंगे आप कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की ही नहीं अपितु हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कृति है, अर्थात रचना है, और छायावादी काव्य धारा की भी सर्वोत्कृष्ट कौन है, रचना है। हिंदी साहित्य के प्रबंध काव्यों को ही जो परंपरा रही है, उस परंपरा में बात की जाए रामचरितमानस की तो नंबर 1 पर रहा है, और उसके बाद अगर कोई रचना सामने आती है तो कामायनी ही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो रामचरितमानस के बाद कामायनी को ही अन्यतम कृति के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रसाद जी की बात की जाए तो प्रसाद जी की काव्य यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है, क्योंकि जब कामायनी की रचना इन्होंने लिखी तो एक प्रकार से पूर्ण रूप से वो सजग थे और अच्छे तरीके के अनुभव को लिए हुए थे। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि उनकी परिपक्व सूझबूझ इस रचना में व्यापकता एवं समग्रता के साथ समाहित की गई है, ठीक है। आगे आप लिख सकते हो कि इस कविता में देखेंगे छायावादी काव्य धारा की जितनी भी विशेषताएं हैं, अर्थात संपूर्ण विशेषताएं
छायावादी कविता की सारी कामायनी महाकाव्य में विद्यमान है। कामायनी महाकाव्य की समग्रता की बात की जाए तो इसके समग्रता में अंतर्निहित समासोक्ति है, विधान है। इस महाकाव्य की बात की जाए तो संलग्न विशेषता तमाम सारी हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख कथानक के साथ ही साथ अनेक सांकेतिक अभिव्यंजनाओं एवं विचार सारणियों का जो है धोतित होना इस महाकाव्य की गौरव को उच्चतम शिखर पर जो है प्रतिष्ठापित करता है या प्रतिष्ठित करता है। ठीक है, तो कामायनी निश्चित तौर पर छायावाद की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ओके, आप आगे लिख सकते हो, इसमें और भी बढ़ा सकते हो अगर लिखना चाहें। लिख सकते हैं कि कामायनी में प्रसाद जी ने जिस कथा वस्तु का रूपांकन किया है उसका प्रमुख आधार क्या है? प्राचीन आख्यान है, जिसके अनुसार सृष्टि में प्रलय काल उपस्थित हो जाता है और जिसके द्वारा मानव सभ्यता का उद्भव विकास पुनः प्रारंभ होता है। ईड़ा के चरित्र का एक अंश ही इस कथानक से संबंध होकर के इसे गतिशीलता प्रदान करता है और पूर्णता की ओर अग्रसरित करने में सहायक सिद्ध होता है। और पात्रों की बात की जाए तो पात्रों के चित्रांकन में कवि ने मानव जीवन की विविध अनुभूतियों, कामनाओं एवं आकांक्षाओं के रूप में बताया है, प्रतीकात्मक चीज़ों में लिखा है। ओके, और इन्हीं सब आधारों पर आप कह सकते हैं कि कामायनी को छायावाद की सर्वोत्कृष्ट रचना कहा जाता है। कामायनी का संदेश उच्च मानवीय धरातल पर अधिष्ठित है। इसको लेकर के एक इसी पर अगर आप पंक्ति भी लिख लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या पंक्तियाँ लिखेंगे कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, क्या शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हो जो निरुपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। ये बड़ी उच्च कोटि की पंक्ति है जो कि कामायनी का जो है समन्वयता, जो समग्रता या समन्वयक विचारधारा जिसको कहते हैं वो भी समाहित की हुई है। निश्चित तौर पर इतना अगर आप लिख देंगे तो प्रसन्न हो जाएगा। आगे समझते हैं। और करके दिया, मान लेते हैं प्रश्न आप नहीं करना चाहते, दूसरा प्रश्न कर दीजिएगा। गुप्त जी की नारी भावना पर प्रकाश डालिए। गुप्त जी कौन है? गुप्त मैथिली शरण गुप्ता जी। मैथिली शरण गुप्ता जी की नारी भावना कैसी रही है, आइए थोड़ा सा उसको हम समझते हैं भाई। गुप्त जी की नारी भावना का उल्लेख करें भाई। नारी भावना गुप्त जी की बढ़िया रही है। जैसे कि आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब उसमें तमाम सारी की अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में क्या पानी है। क्या कहा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये द्विवेदी युग की पंक्तियों में सर्वश्रेष्ठ पंक्ति है, नारी भावना की उद्घोषक, जो कि मैथिली शरण गुप्ता जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या इसमें? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिखना क्या है इसमें। तो आप लिखेंगे कि कविवर मैथिली शरण गुप्ता ने समाज में नारी की महत्ता का प्रतिपादन किया है और उस समय के समाज में जिस प्रकार नारी का अपमान किया जा रहा था, पहले आप देखेंगे रीतिकाल में, और रीतिकाल के बाद तुरंत आता भारतेंदु युग, भारतेंदु के बाद में द्विवेदी आता है। तो अभी उस जो भारतेंदु युग का था, जो रीतिकाल का था, जो नारी पर एक प्रकार से जो काम की भावना से या फिर एक प्रकार से नारी का मांसल चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा था, उसको उपभोग की वस्तु समझा जा रहा था नारी को, उसको उपभोग की वस्तु ना समझ करके यहाँ पर आप देखेंगे तो नारी के प्रति सहानुभूति और नारी के एक प्रकार से बात की जाए तो उच्च कोटि के धरातल पर उसको जो है लाने का प्रयास और नारी को एक प्रकार से पूजनीय तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। ओके, आइए देखते हैं। तो आगे लिख सकते हैं आप कि जिस समय जिस प्रकार से नारी का तिरस्कार किया जा रहा था उसे गुप्ता जी ने अत्यंत निकट से देखा और परखा भी है। उसके तत्पश्चात क्या किया, उनके प्रति दिखाए जा रहे आदर दृष्टिकोण के प्रति पर्याप्त आक्रोश व्यक्त किया और उसी आक्रोश को व्यक्त करते हुए नारियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है इन्होंने। और इसी को लिखते हुए साफ साफ शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं कि अविश्वास ही नारी के प्रति नर का,
नर के तो 100 दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का, उपजा किंतु अविश्वासी नर हाय, तुझी से नारी जाया होकर जननी भी है तू ही पाप पिटारी। अब सोचिए, पुरुष के तो 100 अपराध क्षमा हो जाते हैं, लेकिन नारी अगर एक अपराध कर दे तो उसको दंडित किया जाता है, उसको घर से निकाला जाता है। इस प्रकार के जो है चीज़ों को देख करके मैथिली गुप्ता जी ने कविता नारी के प्रति लिखने का प्रयास किया, और निश्चित तौर पर यह सराहनीय कार्य है हिंदी साहित्य जगत के लिए। ठीक, और आगे आप लिख सकते हैं कि गुप्ता जी की रचनाओं में नारी के प्रति सम्मान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। नारियों के त्याग, समर्पण एवं बलिदान के बदले अपमान और पीड़ा को देख करके गुप्त जी का कवि जो था वो कराह उठता है मेरे प्यारे दोस्तों। और उसने उपेक्षिता जो नारी थी, जो उपेक्षित थी, किससे? समाज से, समाज के जो वर्ग थे, समाज के जो क्रियाकलाप थे, उनसे जो उपेक्षित नारी थी, उन नारियों को उनका खोया हुआ जो सम्मान था उसको दिलाने के लिए भरसक प्रयास मैथिली गुप्ता जी के द्वारा किया जाता रहा। और अपने प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ यशोधरा में बात की जाए तो कवि ने नारी की दुर्दशा का अत्यंत सजीव एवं रोमांचक चित्रण प्रस्तुत करते हुए भारतीय जनमानस का ध्यान उस ओर आकृष्ट करने की प्रशंसनीय कार्य किया है। और क्या कहा यशोधरा काव्य में, यशोधरा कविता में लिखते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। सोचिए कि आंचल में दूध है, आँखों में पानी है। अबला नारी की यही कहानी बताते हुए कहते हैं कि इसी स्थिति नारी की बताओ, हाय नारी जो दुर्गा नारी है, जो रानी लक्ष्मीबाई, या इसी प्रकार से आप देखेंगे तो बाद में हालांकि, लेकिन आप देखिए बाद में क्या लगी, उसी समय की बात है जब नारियों को एक प्रकार से दबा करके रखा गया, समाज से उपेक्षित रखा गया तमाम प्रकार की चीज़ों से, तो उनको दिलवाने के प्रयास में मैथिली गुप्ता जी अपना पूरा कवित्व समर्पित करते हैं और इस प्रकार की पंक्तियाँ लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी की नारी भावना उच्च कोटि की मानवीय भावना पर आधारित है, जिसके द्वारा युगों युगों से पद दलित नारी जाति की स्थिति के बारे में लोग सोचने के लिए विवश है। बस इतना लिख दीजिए। इस प्रकार से गुप्त जी की नारी भावना बड़ी अच्छी है, उच्च कोटि की है और सराहनीय है हिंदी साहित्य जगत के लिए। इतना लिख देंगे हो जाएगा आपका। ओके, आगे समझा जाए तो ये 2 प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, निराला की कविता में तीसरा प्रश्न क्या है कि निराला की कविता में निराशावादी स्वर भी मुखरित हुआ है, समझाइए। निराला की कविता में, अब जाहिर सी बात है भाई, निराला की कविता में निराशावादी स्वर निश्चित तौर पर जो है दिखाई पड़ेगा आपको। निराशावादी स्वर क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है क्रांतिकारी कवि भी निराला को कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीयता का स्वर भी इनकी रचनाओं में मुखरित हुआ है निराला जी की। ठीक, तो अलग अलग तरीके से निराला जी मतलब कि एक प्रकार से बड़ा जीवन में दुख ही रहा। कहते हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तक जो नहीं कही। ठीक, तो ये निराला जी की बात की जाए, बड़ी ही दुख में इनका पूरा का पूरा जीवन व्यतीत होता है। ठीक, और हालांकि चलते हैं, प्रश्न क्या है कि निराशावादी स्वर मुखरित हुआ है, तो आप लिखिएगा। वैसे निराला जी की ही बात, निराला जी को ज़्यादा दुख मिला, लेकिन और भी कवि जो उनके पैरल रहे उनको भी मिला। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि निराशा, वेदना और दुखी की मतलब दुख की अनुभूति का निरूपण करना समस्त छायावादी रचनाकारों की विशेषता रही है। और आगे लिख सकते हो आपकी, ये इन कवियों की मान्यता यह है कि वेदना और दुख जीवन का सर्वस्व एवं उपकारक है। छायावाद के प्रवर्तक जो थे उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी, और छायावाद के प्रवर्तक रहे जयशंकर प्रसाद जी। उन्होंने एक रचना उनकी है आंसू। आंसू रचना पढ़िएगा, हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है उसको। तो आंसू रचना मानवीय वेदना का एक महागाथा के रूप में हमारे सामने नजर आती है। और वहीं आंसू के माध्यम से प्रसाद जी की वेदना का स्रोत प्रवाहित हुआ है। वहीं महादेवी जी को अगर आप देखेंगे तो महादेवी जी ने, ये सब बातें मैं बता रहा हूँ, इनको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, सब आप लिखेंगे। ठीक है, वहीं महादेवी जी की बात की है तो महादेवी वर्मा जी ने एक कविता है इनकी, मैं नीर भरी दुख की बदली, कंधों में चिर स्पंद बसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों पर निझड़ी मछली। इस प्रकार से इनकी पंक्तियाँ हैं। तो
कहीं ना कहीं पे महादेवी जी ने भी मैं निर्भरी दुख की बदली कह करके इसकी पुष्टि कर दिया। और इसी प्रकार से निराला जी की रचनाओं में भी वेदना, दुख और निराशा का स्वर स्पष्ट रूप से मुखरित होता है, दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि अपनी ओजस्वी वाणी और विद्रोहात्मक गर्जना से तत्कालीन साहित्य जगत में महारथियों में खलबली मचा देने वाला क्रांतिकारी कवि निराला अपने जीवन की सांध्य बेला में अपने आप को अकेला पाकर के निराश हो जाता है और कहता है, क्योंकि इसका जितने भी इसके सगे संबंधी थे कहीं ना कहीं पे सब छोड़ करके इसको कोई तो कुछ परलोक चले गए, कुछ अलग चले गए, तो कई प्रकार की वेदना सहनी पड़ी निराला जी को और बड़ा ही जीवन का दुखमय रहा। लेकिन कविता करते रहे और कविताओं के माध्यम से अपने जो अंदर की भावनाएं थी, जो आंसू थे, उनको लेखनी के माध्यम से साहित्य शैली प्रदान करने का प्रयास निराला जी का रहा। क्या लिखते हैं कि मैं अकेला क्या लिखा कि मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला, पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती जा रही हट रहा मेला। देखिए ये पंक्तियाँ जो हैं आगे और भी कहते हैं कि जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूँ हंस रहा यह देख कोई नहीं मेला, मैं अकेला। आप इनकी पंक्तियों को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पे दिखाई पड़ता है कि निराला जी एक प्रकार से समाज से या क्या बोलते हैं, जो इनका जो कहीं ना कहीं पे इनका परिवार था खुद का, वो भी साथ नहीं रह सका किन्हीं कारणों के बस में, और बड़े दुख के साथ इनका जीवन व्यतीत हुआ है। लेकिन कविता करना बंद नहीं किया और आज साहित्य जगत में निराला जी की अगर बात की जाए तो बड़ी अच्छी कविताएं रही हैं इनकी। और आज जब भी इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो ज़रूर न किसी न किसी तरीके से आंख में आंसू अवश्य आ जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की रचना इनकी रही है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी आगे आप लिख सकते हो कि निराला जो है और भी जगहों पर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि उनके जीवन का समस्त वैभव विनष्ट प्राय हो चुका है। और तब वो एक पंक्तियाँ लिखते हैं, क्या कहते हैं कि स्नेह निर्झर बह गया, क्या कहते हैं, स्नेह निर्झर बह गया रेत जो तन रह गया, ऐसा स्नेह निर्झर बह गया और रेत जो तन रहेगा, मतलब केवल तन बचा है। जिस प्रकार से बालू से पानी अलग हो जाता है और केवल बालू ही रहती, रेत ही रहता, ठीक इसी प्रकार से स्नेह जो है मेरे जीवन से बह चुका है, तन मेरा एकदम से रेत के समान हो चुका है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या सिखी नहीं आते, क्योंकि अब सूख चुकी है डाली तो कोई पंछी भी नहीं आते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं कि उक्त काव्यांशों के आलोक में कहा जा सकता है कि निराला जी की कविताओं में निराशावादी स्वर मुखरित हुआ है। उनका काव्य जहाँ एक तरफ उज्ज्वल ओज से संयुक्त है, वहीं उसमें सजल कारुण्य और निराशा का स्वर भी दिखाई पड़ता है। कविता तो बड़ी अच्छी है, लेकिन कविताओं में आप देखेंगे कि निराशा भी दिखाई पड़ती है और वेदना के स्वर भी मुखरित होते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी कविता इनकी उच्च कोटि की है, अव्वल दर्जे की है। बहुत अच्छे कवि के रूप में हमारे निगाह से तो ये भैया एक क्रांतिकारी भी रहे हैं। और भी आप देखेंगे नारी के चित्रण में भी विविध रूपों में इन्होंने नारी के प्रति भी कहा है। ठीक, नारी के प्रति सहानुभूति है। इनकी एक कविता है वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर आपने देखा होगा कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे, इलाहाबाद के पथ पर एक नन्ही सी गुड़िया है, लड़की है, वो इलाहाबाद के रोड से जब ये जा रहे हैं उसके बगल में बैठी हुई है और वो पत्थर हथौड़ी लिए हुए तोड़ रही है, पत्थर वहाँ से टूट नहीं रहा है, धूप बड़ी तेज है, दोपहर का दिन मतलब कि टाइम है। तो इस प्रकार से कविताएं, तो ये आप देखेंगे निराला जी की कुछ चीज़ें थी जो कि हमने आपको बता दी। प्रकृति का भी चित्रण इन्होंने जो है प्रतीक प्रसूति में भी अच्छा नाम किया है। आप देखेंगे कि दिवस अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छांसी अंबर पथ से चली। तो ये कविताएं प्रकृति का मानवीकरण अधिक किया गया है इनकी रचनाओं में। आप देखेंगे जैसे कहा इन्होंने कि विजय बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनुतरणी, जूही की कली दृग्बंद किए शिथिल पात्रांक में वासंती निशा थी,
विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मय अनिल। ठीक है, मय अनान मतलब कि मलया अनिल, मलय प्लस अनिल मिलाकर के बनता है मलया अनिल। ओके, तो या फिर आगे कहते हैं कि मदिरा की वह नदी बहती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाई, तो मतलब पिलाती। ये कई प्रकार की पंक्तियाँ इनके रचनाओं में आप देखेंगे निराला जी की। इनकी अलंकार योजना भी बड़ी अच्छी है, हर चीज़ मामले में आप देखेंगे। जैसे इनका एक रूपक अलंकार का उदाहरण बड़ा अच्छा है कि भारत जय विजय करे, कनक सस्य कमल धरे, लेकर पदतल सतदल, ज्योतिर्मय सागर जल, स्तंभ कर बहु अर्थ भरे। ये सब आप देखेंगे, इनकी पंक्तियां हैं, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। तो किसी दिन हम चर्चा करेंगे। हालांकि आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को समझने का प्रयास और करके दिया। अगला प्रश्न कि दिनकर सौंदर्य के उपासक हैं, स्पष्ट कीजिए। दिनकर जो है रामधारी सिंह दिनकर सौंदर्य के उपासक हैं। क्या करें भाई, दिनकर सौंदर्य के उपासक है। वैसे दिनकर राष्ट्रीय स्वर इनकी कविताओं में मुखरित हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ विशुद्ध मानवतावादी चेतना भी इनकी कविताओं में निहित है। ठीक, देवी देवताओं के प्रति अविश्वास भी कहीं ना कहीं पे इनकी रचनाओं में व्यक्त होता दिखाई पड़ता दिनकर के। और राष्ट्रीय भावना में क्रांति का स्वर भी मुखरित हुआ इनकी रचनाओं में। ठीक, और वहीं बात की जाए प्रेम भावना का भी प्रकाशन इनकी कविता में हुआ है। और पूछा क्या गया है कि सौंदर्य के उपासक है, तो बिल्कुल सौंदर्य के उपासक भी रहे हैं ये। ठीक, लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे कि दिनकर की रचनाओं में। अच्छा, इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको यमे के देकर चैनल मेरा ही दूसरा चैनल है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर आपको इस पंक्तियों की व्याख्या मतलब कि इस कविता की इस प्रश्न का उत्तर लिखावट में मिल जाएगा, लिखा हुआ मिलेगा आपको, वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और भी तमाम सारी पंक्तियों की मतलब कि प्रश्नों की व्याख्या मिल जाएगी, वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक, तो दिनकर सौंदर्य के उपासक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि दिनकर की रचनाओं का समग्र अवलोकन करने से हमको ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि वे सौंदर्य तत्व को व्यापकता एवं समग्रता के साथ अंकित करने में सफल हुए। और उनकी सौंदर्य भावना को लक्षित करते हुए एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है डॉक्टर राम शंकर त्रिपाठी जी। डॉक्टर राम शंकर त्रिपाठी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा, कि उनके द्वारा अर्थात दिनकर जी के द्वारा, दिनकर जी के विषय में राम शंकर त्रिपाठी जी कहते हैं कि उनके द्वारा सृजित राष्ट्रीय कविताओं में यदि अंगारों का तेज है, प्रगतिवादी कविताओं में क्रांति की ललकार है, तो प्रेम और श्रृंगार की कविताओं में इंद्रधनुषी रंगों की आभा है। उनकी सौंदर्य भावना का सर्वाधिक अभिव्यक्ति जो है करण उनकी प्रसिद्ध एक रचना है उनकी, तो उस रचना में मिलता है। और जो है वो रचना कौन सी, उर्वशी में। ठीक, और कवि की मान्यता यह है कि सौंदर्य में इतना आकर्षण होता है, रामधारी सिंह दिनकर मानते हैं कि उसके सम्मुख बड़े से बड़ा योद्धा भी क्या हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। अगर प्रेम से आप सोचिए, अगर प्रेम है जीवन में, कोई बहुत से बहुत बड़ा योद्धा है, कौन तो मान लेते हैं बहुत अपने आप का तलवारबाज वो बनता है, चाहे बाहुबली मूवी आप देखे होंगे, बहुत बड़े योद्धा बनते बाहुबली। लेकिन अगर मान लेते हैं जो रानी जी थी बाहुबली की, जो जिनसे एक प्रकार शादी हुई थी, वो अगर एक प्रकार से जो नैनों के कटाक्ष है अर्थात जो आँखों से बाण जो चलाए जाते हैं, तो उससे वो भी घायल हो सकते हैं। तो आप देखेंगे उर्वशी रचना में एक व्यक्ति है, उर्वशी रचना में पुरुरवा, उनके बारे में कहा गया है। अभी मैं एक पंक्तियां हैं उसको पढ़ करके सुनाऊंगा। तो चाहे जितना कोई भी योद्धा हो, कवि ने सौंदर्य के दो आश्रय यहाँ पर स्वीकार किए हैं, एक कामिनी और दूसरा कुसुम। दिनकर की सौंदर्य भावना को उजागर करती हुई उर्वशी में एक काव्य पंक्ति है जो कि बड़े से बड़े वीर को भी नाजुक कर देती है। कोई बहुत बड़ा योद्धा हो, उसको भी नैनों के जाल में अगर फंसा लिया जाए, उसको भी प्रेम के बंधन में अगर फंसा ले, निश्चित तौर पर वह भी आपका गुलाम हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोनो व्यक्ति अगर लड़ाई से नहीं मान रहा है तो उसको प्रेम से मार दो। ठीक है, प्रेम से जिसको मार दिया, उसको अगर लाठी डंडा से अगर मारो चाहे ना मारो, अगर प्रेम से अगर उसको मार दिया, प्रेम के बाण से उसको आहत कर दिया, घायल कर दिया, निश्चित तौर पर उस जो घाव होती है उसके द्वारा जो लगी, उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास, MBBS के पास भी नहीं मिलेगा। और यही कार्य आप देखेंगे उर्वशी के द्वारा किया जा रहा है। और देखेंगे पंक्तियां क्या है कि एक व्यक्ति है, वो कहता है, क्या कहता है, पुरुरवा राजा है उर्वशी, उनके एक प्रकार से उर्वशी के बारे में जो है उनके प्रेम में फंस जाते हैं। और इन्हीं पंक्तियों को आप सुनिएगा पहले, तब आपको पता लगेगा। दिनकर जी कहते हैं, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, कहते हैं दिनकर जी
कि मर्तिमानों की विजय का तूर्य हूं मैं। क्या? मर्तिमानों की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के, क्या कहा कि अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों की शीस पर संयंदन चलाता हूँ। पर न जाने क्या बात है, कि पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध परस जो झेल सकता है। पुरुष माने होता है इंद्र का आयुध, पुरुष माने इंद्र का जो वज्र। उर्वशी से कहते हैं कि वर्तमानों की विजय का तूर्य हूं मैं तूर्य हूं समय का, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों की शीश पर संयंदन चलाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा वीर हूँ, पर न जाने बात क्या है। कहते हैं आगे राजा कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, जो वज्र को झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, कि सिंह से जो बाहें मिलाकर के खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है। ऐसा बताओ, जो व्यक्ति सिंह से बाहें मिलाकर के खेल सकता है, जो सूर्य है अपने जमाने का, तूर्य है, वो फूल के आगे क्या हो जाता है? असहाय हो जाता है। शक्ति के रहते निरुपराय हो जाता है। उसके पास शक्ति भी है लेकिन किसी कोई उपाय उसके पास नहीं रहता है। जब क्या होता है कि विद्ध जो है विद्ध हो जाता सहज, बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। उर्वशी के नयनों के जो तीक्ष्ण कटाक्ष हैं, कटाक्ष माने नयनों के द्वारा, जो तिरछी नयनें खास करके जो लड़कियों के द्वारा दी जाती हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग आहत हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, लड़के लोग जो होते हैं। तो अगर देख लिया तो सोचे अरे हमको देख लिया, अरे अच्छा स्मार्ट लग रहा है, ठीक है चलो। अब ये बताओ कि बस उसको तो एक बार देखना, लड़कियां सबको देखती हैं कि हाँ कौन हमको देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। ये बात क्योंकि वो सजी धजी रहती हैं तो इसी के लिए कि हाँ लोग उनको देखें। और आप तो लोग देखते ही, सभी लोग देखते भी हैं, तो उसमें वो देखती, वो सभी को देखती है। अब तो नहीं, उनको लगेगा नहीं हम ही को केवल देख रही है। भाई अगर तुम उसके लायक होगे तो तुमको देखेगी, और नहीं कोनो दूसरा है उसके लायक तो उसको देखेगी। तो ये आज की युवा पीढ़ी जो है, हालांकि इसमें तो अब खैर थोड़ा सा चेंज हो रहा है माहौल, लेकिन इससे थोड़ा सा जस्ट पहले आप देखेंगे तो एक जब पुरानी फिल्में आती थी तो उसी का देख देख करके लोग खूब, जैसे राजा हिंदुस्तानी, इसी प्रकार तमाम से राझड़ा वाझड़ा देख करके लोग बहुत ज़्यादा पगला जाते थे। बच्चे स्कूल में पढ़ते पिक्चर देख लिया, अरे भाई यार उसके लिए जान दे दे। अबे जान तुमको मिली किसके लिए? उसी के लिए जान मिली थी क्या? नहीं मिली थी ना, तो उसके लिए काहे लिए दे रहे हो? तो यही चीज़ है यहाँ पर जो है, कहते हैं कि यही देखिए इतिहास से, साहित्य से ही सब सीखा जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बार कविता फिर से पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा अच्छे तरीके से। मर्तिमानो विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों की शीश पर संदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। उर्वशी, ठीक, ये चीजें हैं। तो प्रेम के द्वारा, कहने का मतलब ये है, कविता का सार ये है कि प्रेम के द्वारा बड़े से बड़े योद्धा को, बड़े से बड़े व्यक्ति को बांधा जा सकता है, उसको अपने लपेटे में, झांसे में लाया जा सकता है प्रेम के माध्यम से। प्रेम सहित विषपान कियो, प्रेम सहित विषपान कियो। भगवान शंकर या पूतना उद्यान आपने सुना होगा नाम, प्रेम के सहित पूतना बड़े प्रेम से भगवान को अपना स्तनपान करवाना चाहती थी, और भगवान कृष्ण चाहते तो मार देते उसको, लेकिन नहीं, राजा बलि के यहाँ पर वचनबद्ध थे भगवान श्री कृष्ण, और इसीलिए उसका दूध पिया। जानते हैं कि जहर लगा है दूध में, लेकिन फिर भी पी रहे हैं, और पी रहे हैं तो क्या करें भगवान श्री कृष्ण कि प्रेम से दे रही, इसीलिए मैं विष का पान भी कर लूँगा। लेकिन खुद विषपान नहीं किया था भगवान श्री कृष्ण ने। उन्होंने कहा कि भैया अगर हम पिएंगे तो हो सकता रहे कि रहे ना रहे, लेकिन बलाय लोग जो समुद्र मंथन के समय पिए थे शंकर भगवान को। बोलो शंकर भगवान की जय। तब भगवान शंकर नीलकंठ जटाटवी गल जल प्रवाह पवित्र स्थले, गले अवलंब विलंबिताम भुजंग तंग मालिका, टमट टमट टमन नाटमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनुत्तुना शिव शिवम। तो वो भगवान शंकर जटाकटाह संभ्रम, जिनके जटाओं में
गंगा जी विराजमान है। जटाकटाह संभ्रमं निलिप्प लिप्प निर्झरी बिलोल बच्च बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद अज्जल ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधर नंदनी विलास बंध बंधुरा अफुरद गद संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धुरापति कचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। तो वो शंकर भगवान, उनको याद किया तुरंत। अब जैसे उनको याद किया, भगवान शंकर तुरंत पहुँचे, कंठ पर विराजमान हो गए। तो भैया दुग्ध पान तो कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन जो विष पान है वो कौन कर रहा है? भगवान शंकर कर रहे हैं। बस एक बार प्रेम से अगर बुलाओगे तो भगवान क्या, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। कहने का तात्पर्य यही है। आगे बढ़ते बिना समय गवाए हम आगे चलते। तो दिनकर, निश्चित तौर पर आप लिखेंगे कि दिनकर सौंदर्य के उपासक हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आगे समझते हैं। चौथा प्रश्न आपका है कि त्रिलोचन के रचना संसार पर प्रकाश डाली। त्रिलोचन कौन है? त्रिलोचन शास्त्री इनका पूरा नाम है। इनका व्यक्तित्व तो हमने आपको पहले ही बता रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, हालांकि नहीं देखा क्या, इसी वीडियो में शुरुआत में हमने बताया था, तो आप लोग जो है वीडियो को बाद में जब देखिएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। दिनकर जी का जन्म 20 अगस्त को होता 1917 ईस्वी में चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर। ठीक है, तो यहाँ पर बताऊं कि त्रिलोचन शास्त्री का रचना संसार, यानी कि इनकी रचनाओं के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो क्या लिखेंगे? त्रिलोचन शास्त्री की बात की है रचनाओं की, तो बड़ी सारी रचनाएं इनकी हैं। पहली रचना इनकी कौन सी? धरती। और ये पहला कविता संग्रह इनका है। त्रिलोचन शास्त्री का पहला कविता संग्रह कौन सा है? धरती है। और धरती का प्रकाशन 1945 में होता है। कब होता है? 1945 में धरती का प्रकाशन होता है। और इसमें धरती कविता जो है, इसमें कितनी कविताएँ हैं? एग्जाम से पूछे तो बताएं कितनी कविताएँ हैं भाई? 88 कविताएँ संकलित हैं। 88 कविताएं संकलित हैं। किसके? धरती कविता में, त्रिलोचन शास्त्री की। ओके, पहला काव्य संग्रह है। सोचिए 88 कविता संकलित है, बड़ी अच्छी अच्छी कविता है। दूसरा जो इनका जो है काव्य संग्रह है, मतलब उस वो गजल और रुबाइयों का है, गुलाब और बुलबुल। गुलाब और बुलबुल जो है, इसमें त्रिलोचन जी की गजलें और रुबाइयाँ संकलित की गई हैं। और खास करके इसका प्रकाशन जो होता है 1956 में होता है, 1956 में इसका प्रकाशन होता है। और प्रथम प्रकाशन के समय इसमें कुल मिलाकर के 67 गज़लें थीं और एक रुबाई, मतलब 100 रुबाइयाँ। 67 गज़ल थी और लगभग 100 रुबाइयों के आसपास प्रथम संस्करण में, जब प्रथम प्रकाशन हुआ था उसमें रखा गया था। और इसके नए संस्करण में इनकी संख्या भी बढ़ गई, इसमें थोड़ा सा और भी जो है रुबाइयाँ और गज़लें संकलित की गई। ठीक, वही जो तीसरा इनका जो है सानेट है, सानेट संग्रह है ये। और ये एक प्रकार से इनका नया प्रयोग था, मतलब कि इनका शास्त्री जी का दिगंत नाम से। दिगंत में बात किया, सानट संकलित किया गया इनका। 1957 में इसका प्रकाशन होता है, 1 साल के बाद में, गुलाब और बुलबुल के। अब चौथा जो इनका काव्य संग्रह है, कविता संग्रह, वो कब प्रकाशित होता है? ताप के ताए हुए दिन नाम से प्रकाशित होता। ताप के ताए हुए दिन कविता संग्रह है और 1980 के आसपास में इसका प्रकाशन होता है। और वहीं एक और इसके 1980 ईस्वी में एक और इनका कविता संग्रह प्रकाशन में आया है, शब्द नाम से। तो शब्द कविता संग्रह और ताप के ताए हुए दिन, ये 1980 में प्रकाशन में आते हैं। वही बात किया है 1 साल के बाद में 1981 ईस्वी में इनका कविता संग्रह एक है, उसका नाम है उस जनपद का कवि हूँ। उस जनपद का कवि हूँ 1981 में प्रकाशन में आता है। और ये इनका सानेट संग्रह है। उस जनपद का कवि हूँ, ये इनका सानेट संग्रह है, दूसरा सानेट संग्रह है। पहला सानेट संग्रह इनका जो है वो दिगंत है। पहला सानेट संग्रह दिगंत है 1957 में। दूसरा सानेट संग्रह इनका कौन सा है? उस जनपद का कवि हूँ। और सातवां जो इनकी रचना है कौन सी? अर्घान। अर्घान जो है ये कविता संग्रह शास्त्री जी का, और इसका प्रकाशन 1984 में होता है। और 84 के 1 साल के बाद में इनका एक कविता संग्रह और प्रकाशन में आता है, उसका नाम है तुम्हें सौंपता हूँ। क्या? तुम्हें सौंपता हूँ, इनका एक कविता संग्रह 1985 में प्रकाशन में आता है। वहीं इनकी अगली रचना है, 9वीं रचना, फूल नाम है एक। क्या रचना है? फूल नाम है एक। और ये फूल नाम है एक, ये त्रिलोचन शास्त्री का तीसरा सानेट संग्रह है। पहला सानेट संग्रह दिगंत है 1957 में। दूसरा सानेट संग्रह कौन सा इनका? दूसरा सानेट संग्रह इनका है उस जनपद का कवि हूँ। और तीसरा सानेट संग्रह इनका कौन सा है? फूल नाम है एक। ओके, कब प्रकाशन में आया? 1985 में। और अगली रचना इनकी आप देखेंगे
अगली रचना है अनकहनी भी कुछ कहनी है। अनकहनी भी कुछ कहनी है, ये इनका कविता संग्रह है और ये प्रकाशन में आता है 1985 ईस्वी में ही। उसके बाद में चैती इनका एक प्रकार से बात की जाए ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, कविता संग्रह ही सबसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं इसको। प्रकाशन 1987 में आता है और यहाँ तक आते आते एक प्रकार से बात की जाए इनकी रचनाओं में परिपक्वता खूब अच्छे तरीके से आ गई थी। ओके, उसके बाद में और भी इनकी रचना है सबका अपना आकाश और ये गीत संग्रह इनका 1987 ईस्वी में प्रकाशन में आता है। सबका अपना विकास सबका अपना आकाश गीत संग्रह है 1987 में। ठीक है, 1948 से लेकर के 1963 तक की जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं कविताएं वो सब इसमें संकलित की गई थी। ओके, वहीं अगली जो इनकी रचना है अमोला। अमोला इनकी एक अवधि रचना है जो कि आप भी थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। तो अमोला एक इनकी अवधि रचना, अवधि काव्य में पढ़ाया भी जाता है इसको। तो 2712 का संग्रह उसमें रखा गया, 2712 है। 12वें छंद जो है उसमें एक नई दिशा दी है इन्होंने त्रिलोचन शास्त्री जी ने। ओके, और भी रचना इनकी जैसे कि देश काल भी इन्हीं की रचना है और ये कहानियों का संग्रह है। 20 कहानियाँ देश काल में संकलित की गई। कितनी कहानियाँ हैं? 20 कहानियों का संग्रह है। 1986 में प्रकाशन में आती है देश काल कहानी संग्रह। तो ये था एक प्रकार से। ठीक है, त्रिलोचन शास्त्री की बात की है तो इनकी ये बड़े ही एक प्रकार से तुलसीदास जी के बारे में मतलब कि उसके बड़े तुलसीदास जी के बड़े फैन रहे हैं और कहते हैं कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो। तो तुलसीदास जी के फैन थे। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है और करके दिया अथवा कि धूमिल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। धूमिल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। धूमिल का पूरा नाम क्या, सबसे पहले ही जान लो। धूमिल का पूरा नाम है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। क्या नाम है? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। और इनकी बात की जाए तो इनकी काव्य भाषा में विद्रूपता दिखाई पड़ती, विसंगति दिखाई पड़ती, कुत्सापूर्ण जीवन पद्धतियों का नग्न चित्रण भी किया है इन्होंने। अश्लील भाषा का भी प्रयोग का इनके जो है किया है इन्होंने। जैसे कि इन्होंने कहा कि नगर के मुख्य चौराहे पर शोक प्रस्ताव पारित हुए, हिजड़ों ने भाषण दिए, लिंग बोध पर वेश्याओं ने कविताएं पढ़ी, आत्मबोध पर। ये सब इनकी हैं कि और भी एक उदाहरण है इनका जो है एक प्रकार से दिखाई पड़ता है थोड़ा सा दूसरे तरीके से है कि शहर की समूची पशुता के खिलाफ गलियों में नंगी घूमती हुई पागल औरत के गाभिन पेट की तरह सड़क के पिछले हिस्से में छाया रहेगा पीला अंधकार। ये विद्रूपता भाषा में इनके दिखाई पड़ती है। क्या बोलते हैं, इनका पूरा नाम क्या है? धूमिल जी, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी। अब प्रश्न कह रहा है आपसे कि इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाली, लेकिन विद्रूपता तो है, लेकिन भाई यथार्थ चित्रण अगर किसी ने किया है तो धूमिल जी ने किया है। इनकी रचना संसद से सड़क तक, कल जो है सुनना मुझे, सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र, बड़ी फेमस रचना है इनकी सब। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनकी प्रश्न क्या है? धूमिल के व्यक्तित्व और कृतित्व। व्यक्तित्व माने होता है जीवन परिचय, कृतित्व माने होता है रचनाएं। वही समझते हैं व्यक्तित्व क्या है। तो प्रगतिशील कविता के अनन्य साहित्यकार सुदामा प्रसाद पांडे जी हैं। तो आप लिखेंगे कि प्रगतिशील कविता के अनन्य साहित्यकार सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल का जन्म जो हुआ था 9 नवंबर का दिन था। उस दिन हुआ था 1936 ईस्वी में। 9 नवंबर 1936 ईस्वी को इनका जन्म होता है। वाराणसी जिले में इनका जन्म हुआ था, पांडेपुर नामक ग्राम में। कहाँ पर हुआ था? पांडेपुर नामक ग्राम में, वाराणसी जिले में हुआ था, बनारस में। और इनके पिताजी का नाम क्या था? श्री शिवनायक पांडे जी इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम था श्रीमती रजवंती देवी। और अपने माता पिता के पास मतलब कि 5 पुत्रों में धूमिल जो थे वो सबसे बड़े थे। 5 लड़के थे इनके और इनके माता पिता के, और इन सबसे बड़े जो थे वो धूमिल ही थे। और धूमिल जी बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मेधावी थे, तेज थे। और धूमिल के व्यक्तित्व में इनके गांव पांडेपुर की करुणा भी व्याप्त है और यही करुणा आगे चल करके उनकी कविताओं में इस देश की मिट्टी की करुणा का छंद बन करके कविता बन जाती है। और हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर के समान कवियों में एक उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। और वह व्यवस्था जिनसे जनता को छला है, चाहे जो भी व्यवस्था हो, चाहे जो भी सरकार हो, उसको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य रहा था। मतलब कोई गलत कार्य करेगा तुरंत लिख देते थे। और बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा कवि रहे तो।
38 वर्ष की अल्पायु में ब्रेन ट्यूमर हो गया था इनको और मात्र 38 साल ही जिंदा रह सके। 10 फरवरी 1975 ईस्वी को पांडे जी का देहांत हो जाता है, देहावसान हो जाता है। इनकी 3 काव्य संग्रह बड़े फेमस है, प्रकाशित हुए हैं 3 काव्य संग्रहों में। पहला इनका है कौन सा, संसद से सड़क तक, दूसरा है कल सुनना मुझे, और तीसरा है सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र। तो ये तमाम सारी जो है रचनाएं इनकी थी, जो कि हमने आपको बता दी। ओके, क्लियर हो गई। बी गीत, बिरहा, दोहा, शेर, ये सब भी इनकी जो है इन्होंने लिखे हैं। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और कहानी निबंध लेखन को भी इन्होंने लेखन का माध्यम बनाया, और उनकी पहली रचना उनकी कहानी रही है, फिर भी वह जिंदा है, ये कहानी रही है। ओके, जून 1960 में प्रकाशन में आती है। तो इस प्रकार से ठीक है। भारतीय पत्रिका में प्रकाशन हुआ इनकी नई कविता, और उसके बाद ये शीर्षक से एक इनकी जो है कविता की संभावनाओं को लेकर के, नई कविता की जो संभावना रही उसको लेकर के इन्होंने लिखा था नई कविता, और उसके बाद ये भारतीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ओके, इसी प्रकार से और भी तमाम सारी रचनाएं थीं, जैसे मोची राम कविता हो गई इनकी, बड़ी फेमस है। ओके, पटकथा, ये तमाम सारी रचनाएं, तो ये सब इनकी रचनाएं आप लिख लीजिएगा, हो जाएगा आपका। ओके, आगे समझते हैं। तो भाई अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया बातें, अब यहाँ तक बातें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा दीर्घ टाइप के जो प्रश्न हैं इनको मैं किसी दिन चर्चा कर लूँगा आपके समक्ष। हालांकि देख लीजिए यहाँ पर इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, अगर आपके उसमें मिलता है। केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं, खंडसा से 5 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न क्या है कि प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, सो उदाहरण व्याख्या कीजिए। बिल्कुल है भाई, प्रसाद जी छायावाद के उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चतुर चितेरे हैं, इस कथन के आलोक में पंत जी के प्रकृति चित्रण की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे, पढ़ लीजिएगा, आपकी सीरीज में मिले तो, आगे की काव्य की कला एवं भाव मतलब कि भाव पक्षी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आगे की काव्य की कला और भाव पक्षी जो विशेषता है उन पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं 8वां नंबर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्ता जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसको अगर देखना तो चैप्टर 1 से हमने मैथिली शरण गुप्ता जी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे दी, आप देख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद के बारे में भी एक वीडियो हमने दे दिया, उसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी एक प्रकार से अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये यहाँ पर देखेंगे BA BSc BCom और MA के लिए कम समय में तैयारी करने का अमोघ तरीका, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, यह वीडियो बड़ी ही अच्छी वीडियो है, इसको जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार और दुलार हमेशा से बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।